बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 5 संगठन के अंतर्गत संगठन के महत्व एवं ढांचे पर चर्चा करूंगा। देखिए बच्चों, गत वीडियो में हमने संगठन के बारे में जाना। देखिए, प्रबंध के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इसमें नियोजन के बाद में संगठन महत्वपूर्ण कार्य है। जब उद्देश्य तय कर लिए जाते हैं, कार्य को किस प्रकार करना है, कैसे करना है, यह तय कर लिया जाता है, इसकी योजना बना ली जाती है। उसके बाद संगठन कार्य किया जाता है और हर उद्यम उपक्रम के लिए संगठन कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत कार्यों की पहचान की जाती है, उन्हें अलग अलग विभागों में बांटा जाता है और उन कार्यों को करने के लिए उचित व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाता है। आइए आज हम संगठन के महत्व को देखते हैं। संगठन का महत्व। संगठन कार्यों का निष्पादन उद्यम के परिवर्तन को गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण के अनुरूप बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। देखिए, संगठन कार्य को करने से जो व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुरूप संगठन आसानी से कार्य कर सकता है, एक उपक्रम आसानी से चल सकता है। व्यवसाय द्वारा कार्यों को पूरा करने तथा लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पाने के लिए आवश्यक है कि संगठन कार्य को सही तरीके से किया जाए। यदि संगठन उपक्रम को लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो उसके द्वारा संगठन कार्य को सही तरीके से करना आवश्यक हो जाता है। संगठन कार्य को सही तरीके से करके वह अपने कार्यों को पूरा कर सकता है और अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकता है। किसी भी व्यावसायिक उद्यम में संगठन की निर्णायक भूमिका होती है और जो व्यावसायिक उद्यम होते हैं उनमें संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके लिए संगठन कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगठन का महत्व। देखिए, यहां आपके सामने संगठन का महत्व दिया हुआ है। पहला महत्व है विशिष्टीकरण के लाभ। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि कार्यों का बंटवारा किया जाता है और उचित व्यक्ति को उचित कार्य दिया जाता है। जब कर्मचारी एक ही काम को बार बार करते हैं तो उनकी कुशलता में वृद्धि होती है, उनका अनुभव बढ़ता है और उनमें विशिष्टता आती है। इसका फायदा उपक्रम को ही प्राप्त होता है। कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। देखिए, संगठन के अंतर्गत ये पता चलता है कि कौन अधिकारी हैं, कौन अधिकारी है और कौन उसके अधीन कार्य कर रहा है, अधीनस्थ है। इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से संबंध स्थापित किया जाता है कि व्यक्ति इसके प्रति उत्तरदायी होगा, इसके प्रति जवाबदेह होगा और साथ ही उसके पास इतने अधिकार होंगे और इससे वह आदेश लेगा। इसकी जानकारी सभी कर्मचारियों को संगठन में होती है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। देखिए, जब उचित व्यक्ति को उचित कार्य दिया जाता है तो वह संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करता है। इससे मानवीय संसाधन के साथ साथ जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनका सही रूप से प्रयोग किया जा सकता है। परिवर्तनों का अनुकूलन। देखिए, संगठन कार्य के अंतर्गत कार्यों का सही तरीके से जब हम बंटवारा कर देते हैं तो व्यावसायिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना आसानी से संगठन उपक्रम द्वारा कर लिया जाता है। उसके अनुरूप ही एक उपक्रम समायोजन कर पाता है। प्रभावी प्रशासन। देखिए, इसके अंतर्गत प्रभावी प्रशासन भी संगठन के अंतर्गत हो जाता है। जब आदमी एक कार्य को करके कुशल हो जाता है तो वह उसे शीघ्रता से कर लेता है, कुशलता से कर सकता है, आसानी से वह कार्य संपन्न हो जाता है। कार्मिकों का विकास। देखिए, संगठन कार्य के अंतर्गत कार्मिकों को अधिकार दिए जाते हैं। वे निर्णय ले सकते हैं, अपने कार्य से संबंधित उन्हें निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है तो उनको सही निर्णय सही समय पर लेने की आदत का उनमें विकास होता है। इससे कार्मिकों का भी विकास होता है, उनकी गुणवत्ता में सुधार आता है। विकास एवं विस्तार। देखिए, संगठन कार्य को यदि सही तरीके से कर लिया जाए तो एक उपक्रम अपना विस्तार भी कर सकता है, विकास भी कर सकता है। वह नए नए बाजारों में आगे बढ़ सकता है, नए नए उपक्रम स्थापित कर सकता है, वह अपनी नई इकाइयां स्थापित कर सकता है। अब बच्चों, हम इन महत्वों को एक एक करके पूरा देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला है विशिष्टीकरण के लाभ।
संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को अनेक उपकार्यों में बांट दिया जाता है। जो एक कार्य है उस कार्य को भी कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस कार्य को करने के लिए एक एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। अमुक व्यक्ति ये कार्य करेगा, अमुक व्यक्ति ये कार्य करेगा। इस प्रकार कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है जिससे कार्य आसानी से हो जाता है। सभी उपकार्यों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो एक ही कार्य को बार बार करके अनुभव प्राप्त करते हैं। अब इन कार्यों पर अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो कि उस कार्य को बार बार करते हैं और बार बार करके उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, उनमें कुशलता उत्पन्न होती है, उस कार्य में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं और विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं जिससे कार्य ठीक प्रकार से और तेजी से हो पाता है। देखिए, जब वो उस कार्य को बार बार करेंगे तो उनमें कुशलता आएगी, अनुभव आएगा, वो उसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर लेंगे और इससे काम आसानी से होगा, जल्दी से होगा और उनकी इस विशेषज्ञता का लाभ एक उपक्रम को प्राप्त होता है। अगला है कार्य करने के संबंधों का स्पष्टीकरण। देखिए, संगठन कार्य के अंतर्गत कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं। इन संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। सभी कर्मचारियों को यह पता होता है कौन उनका अधिकारी है, किससे उन्हें आदेश लेना है, किसके प्रति उनकी जवाबदारी है। संगठन कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करता है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा यह स्पष्ट होता है। देखिए, संगठन कार्य से यह स्पष्ट होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे आदेश प्राप्त करेगा, इसकी जानकारी सभी कर्मचारियों को हो जाती है। यह सूचना तथा अनुदेशों के स्थानांतरण में भ्रमों को दूर करता है। जब एक अधीनस्थ को यह पता है कि उसको इस अधिकारी से आदेश प्राप्त करने हैं तो ऐसी स्थिति में वह भ्रम में नहीं रहता, वह उसके द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही कार्य करता है। संगठन कार्य में उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थों के संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। इसमें उच्चाधिकारियों और अधीनस्थों के बीच संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा किस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है इसका स्पष्टीकरण होता है और एक व्यक्ति द्वारा किस सीमा तक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, अधिकारों का अंतरण किया गया है, इसकी जानकारी भी संगठन कार्य से ही प्राप्त होती है। तीसरा है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। देखिए, संगठन प्रक्रिया में हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। उन कार्यों को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को सौंपते हैं जो कि उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। इससे क्या होता है, कुशलता बढ़ती है, साथ ही साथ संसाधनों का भी सही उपयोग हो पाता है। संगठन प्रक्रिया में काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। काम का उपयुक्त आवंटन, सही तरीके से आवंटन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाता है। देखिए, कंप्यूटर चलाने में विशेषज्ञ व्यक्ति को कंप्यूटर संबंधी कार्य यदि दिया गया है तो वह अपने पूर्ण कुशलता के साथ उस कार्य को करेगा और कार्य जल्दी होगा, कुशलता से होगा, अच्छा होगा। यदि वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को हमने दे दिया है तो क्या होगा, काम सही तरीके से नहीं होगा, यानी हमने संसाधन का सही तरीके से उपयोग नहीं किया। लेकिन यही कार्य उचित व्यक्ति को हमने दे दिया है तो हमारे संसाधनों का उचित उपयोग हो पाएगा, सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है जिससे काम के दोहरेकरण से बचा जाता है और हर काम को करने के लिए अलग व्यक्ति होता है। अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिससे काम के दोहरेकरण से बचा जाता है, काम की पुनरावृत्ति नहीं होती है। प्रयासों और संसाधनों के अपव्यय को कम किया जा सकता है। संगठन कार्य के द्वारा प्रयासों को और संसाधनों के अपव्यय को कम किया जा सकता है जिससे उपलब्ध सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव हो पाता है, जिससे हमारे पास उपलब्ध सभी संसाधनों का सही उपयोग हो पाता है। देखिए, हम दोहरेकरण से बच जाते हैं, साथ ही उचित व्यक्ति द्वारा सही काम करने पर हमारे संसाधनों का भी सही प्रकार से प्रयोग हो पाता है। चौथा है परिवर्तनों का अनुकूलन। उचित रूप से बनाई गई संगठन संरचना लोचदार होती है।
देखिए, यदि संगठन संरचना सही तरीके से बनी है तो वह लोचदार होती है। भविष्य में आने वाले परिवर्तनों का आसानी से वह सामना कर लेती है। यह प्रक्रिया व्यावसायिक इकाइयों को व्यावसायिक पर्यावरण के परिवर्तनों में समायोजित होने की अनुमति प्रदान करता है। और जो यह संगठन संरचना के लोचदार होने की बात है, इससे आने वाले परिवर्तनों में संगठन उपक्रम आसानी से समायोजित हो जाता है, वह अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। संगठन परिवर्तनों के बावजूद भी जीवित रहने तथा उन्नति करते रहने संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। देखिए, जो संगठन कार्य होता है वह एक उपक्रम में होने वाले परिवर्तनों का सामना करते हुए विकास के अवसर प्रदान करता है, साथ ही उसको जीवित बनाए रखने में भी सहयोग करता है। प्रभावी प्रशासन, देखिए, इसके अंतर्गत जब कार्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है, कार्यों का सही तरीके से बंटवारा कर दिया जाता है, साथ ही अधिकारों का भी स्पष्ट रूप से विवरण प्रदान कर दिया जाता है, तो प्रबंधकों को अपने अधिकारों, अपने कार्यों का पता होता है। उन्हें ये पता होता है कि उनके पास किस सीमा तक अधिकार है निर्णय लेने के, किस सीमा तक उन्हें कार्य करना है। तो इसकी जानकारी होने पर उनका कार्य सुगम हो जाता है, वे आसानी से अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं, उनका प्रशासन प्रभावी हो जाता है। प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर प्राय भ्रम की स्थिति बनी रहती है। देखिए बच्चों, प्रबंधक हमेशा अधिकारों की स्थिति को लेकर, कितने उनके पास अधिकार हैं, इस स्थिति को लेकर वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हमारे पास अधिकार है या नहीं है। इसको लेकर वो क्या है, भ्रम में रहते हैं। संगठन कार्यों एवं अधिकारों का स्पष्ट विवरण देता है। और जो संगठन है यह कार्यों का कि किसके पास कितने कार्य हैं, साथ ही किसके पास कितने अधिकार हैं, इसका स्पष्ट रूप से विवरण देता है, जिससे भ्रम की स्थिति दूर हो पाती है, जिससे असमंजस तथा पुनरावृत्ति की स्थिति से बचा जा सकता है। जिससे कर्मचारियों को उनके अधिकारों का पता होता है, उनके कार्यों का पता होता है, तो न ही असमंजस की स्थिति होगी और न ही कार्यों का पुनरावर्तन हो पाएगा। संगठन का प्रबंध सुगम होता है तथा प्रशासन प्रभावपूर्ण रूप से कार्य करता है, और इससे संगठन का प्रबंध जो है सुगम हो जाता है, साथ ही प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य होता है। छठा है कार्मिकों का विकास। देखिए, जब संगठन प्रभावी तरीके से कार्यों का बंटवारा करता है, कर्मचारियों को उनके अधिकारों का पता होता है, तो वे आगे से आगे बढ़कर पहल करने का कार्य करते हैं, नई नई चीजें सामने लाने का कार्य करते हैं, इससे उनका विकास होता है। संगठन प्रबंधकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह क्या करता है, प्रबंधकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। स्वतंत्र एवं प्रभावी संगठन कार्मिकों में पहल शक्ति तथा सृजनशीलता की सोच को प्रेरित करता है। और जहां पर स्वतंत्र संगठन कार्य हो, प्रभावी संगठन कार्य हो, वहां पर कार्मिकों में पहल शक्ति पैदा होती है, सृजनशीलता बढ़ती है। जब प्रबंधकों द्वारा अधीनस्थों को अधिकार अंतरण किया जाता है तो उनका कार्यभार हल्का हो जाता है। जब प्रबंधक अपने अधीनस्थों को अपने अधिकारों का अंतरण कर देते हैं, अपने अधिकार सौंप देते हैं, तो इससे प्रबंधकों का काम का भार भी हल्का हो जाता है और उनके पास संगठन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए काफी समय बच जाता है। प्रबंधकों को कंपनी की प्रतियोगी अवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा नवीनीकरण के लिए नए क्षेत्र तथा विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। उन्हें अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने के अवसर मिलते हैं, साथ ही साथ नवीनीकरण के लिए भी वे नए क्षेत्र ढूंढते हैं और विकास के अवसर खोजते हैं। अधिकार अंतरण से अधीनस्थों का भी विकास होता है और जब अधीनस्थों को अधिकार प्राप्त होते हैं तो उनका भी विकास होता है। विकास एवं विस्तार। संगठन एक उद्यम को वर्तमान तौर तरीकों से नए आयामों में परिवर्तित होने में सहायता करता है। देखिए, यदि संगठन कार्य सही तरीके से किया गया है तो
एक उद्यम को नए आयामों में परिवर्तन होने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। संगठन कार्य व्यावसायिक उपक्रमों को अपना आकार बढ़ाने, भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाने, ग्राहकों व बिक्री तथा लाभ बढ़ाने में सहायता करता है। और यह उपक्रमों की आकार बढ़ाने में सहायता करता है, नए भौगोलिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सहायता करता है, साथ ही ग्राहकों व बिक्री को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है और लाभ बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। यह उपक्रम की वृद्धि तथा विविधीकरण में सहायता करता है। उपक्रम की वृद्धि करने में और उसकी विविधता लाने में भी यह सहयोग करता है। यदि संगठन कार्य के अंतर्गत कार्यों का सही तरीके से बंटवारा किया गया है, सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपा गया है, तो काम आसानी से होगा, सरलता से कम होगा, साथ ही कम लागत पे होगा। इससे संगठन को लाभ पहुंचेगा और इससे उपक्रम तेजी से आगे बढ़ने के लिए सोचेगा। आगे देखते हैं बच्चों, संगठन ढांचा। देखिए, संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। किस प्रकार से कार्यों का बंटवारा किया जाए, किस प्रकार से संगठन में कार्य संचालित हों, इसके लिए एक ढांचा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किन किन विभागों के अंदर कार्य संपादित करवाने हैं, कामों को किस प्रकार दोहरेपन से बचाना है, इसके लिए विभागीकरण भी हम करते हैं। इसके लिए हम कार्यों का सही तरीके से बंटवारा भी करते हैं, लेकिन इसके लिए संगठन ढांचे का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि संगठन एक उत्पाद से संबंधित है तो उसका कार्यात्मक ढांचा होता है। यदि संगठन कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रहा है तो उसका प्रभागात्मक ढांचा होता है। आइए देख लेते हैं, संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। इसके अंतर्गत संगठन में अनेक पद स्थापित किए जाते हैं। सभी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। देखिए, संगठन ढांचे के अंतर्गत जो प्रबंधक होता है वह क्या करता है, अपने अकेला चूंकि वह सारे कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने कार्यों को अलग अलग भागों में बांटता है और उन भागों के कार्यों को संपादित करने के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त करता है। उनके अंदर भी कई पद स्थापित कर दिए जाते हैं, कई पद बनाए जाते हैं जिन पे सही व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो कि उस पद के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होते हैं। और इन लोगों के बीच में, इन कर्मचारियों के बीच में संबंधों को भी स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया जाता है। सभी को ये पता रहता है कि उनका अधिकारी कौन है और उनके नीचे कौन कौन से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता होता है कि उनके पास कितने अधिकार हैं, किस सीमा तक वो निर्णय ले सकते हैं। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है। यदि संगठन का ढांचा प्रभावी तरीके से, सही तरीके से बना हुआ है तो वह एक उद्यम के लिए बहुत लाभप्रद होता है, लाभ में वृद्धि करने वाला होता है। एक उद्यम को एक आदर्श संगठन ढांचे की आवश्यकता उसके आकार में वृद्धि या जटिलताओं में बढ़ोतरी होने पर महसूस होती है। देखिए, जो आदर्श संगठन ढांचा है उसकी जरूरत एक उपक्रम को कब पड़ती है, जब वह अपना आकार बढ़ाता है। जैसे जैसे वह अपने आकार को बढ़ाता है उसकी जटिलताओं में वृद्धि होती जाती है और इन जटिलताओं में वृद्धि होने पर उसको संगठन के ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसके द्वारा सही संगठनात्मक ढांचे को चुन लिया जाता है तो वह इन जटिलताओं का सामना कर पाता है, वह अपने आकार में वृद्धि कार्य को आसानी से संपादित कर पाता है। उसके अनुसार ही उद्यम अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव लाते हैं। जिस प्रकार जटिलताओं में वृद्धि होती रहती है तो उसको देखकर ही एक उपक्रम अपने ढांचे में परिवर्तन लाते रहते हैं, वो उसमें स्थिरता नहीं आने देते। इसमें स्थिरता उपक्रम के लिए अहितकर साबित हो सकती है। यदि संगठनात्मक ढांचे के अंदर स्थिरता आ जाती है तो वह उपक्रम के लिए बहुत हानिकारक होती है तथा परिवर्तन न करने पर उपक्रम या तो बंद हो जाता है या उसकी वृद्धि में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और यदि ये संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया है तो उसमें स्थिरता आने पर उपक्रम या तो बंद होने की स्थिति में चला जाता है या उसे बहुत क्षति का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत गतिरोध का सामना करना पड़ता है।
पीटर ड्रकर के अनुसार संगठन ढांचा एक अनिवार्य माध्यम है। देखिए पीटर ड्रकर ने क्या कहा कि संगठन ढांचा एक उपक्रम के लिए बहुत अनिवार्य माध्यम है, ये बहुत जरूरी होता है तथा अनुपयुक्त ढांचा व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति को भयंकर हानि पहुंचा सकता है या इसे समाप्त ही कर देता है। अनुपयुक्त ढांचा यदि व्यवसाय में अपनाया गया है तो वह व्यवसाय को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है या उसे समाप्त भी कर सकता है। संगठन ढांचे के अंतर्गत प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। एक जो संगठन ढांचा होता है उसके अंतर्गत प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, उसके अंतर्गत कार्यों का संचालन किया जाता है, उन कार्यों को अच्छे तरीके से करने पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रबंधकीय कार्य होता है तथा संचालन संबंधी कार्य संपादित किए जाते हैं। संगठन उपक्रम को ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिससे वह एक एकीकृत इकाई के रूप में विभागों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को नियमित तथा समन्वित करने में समर्थवान होता है। देखिए एक संगठन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, सबका उद्देश्य होता है संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना, लेकिन संगठन कार्य के अंतर्गत जो ढांचा प्रदान किया जाता है वह उनके कार्यों को समन्वित करने का कार्य करता है। वे अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन उनके समस्त प्रयासों को एकीकृत करने का, समन्वित करने का कार्य संगठन कार्य के अंतर्गत संगठन ढांचे में होता है। संगठनात्मक ढांचे को उसकी प्रकृति एवं क्रियाओं के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है। इसको दो मुख्यतः भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है कार्यात्मक संगठन ढांचा, दूसरा होता है प्रभागीय संगठन ढांचा। देखिए कार्यात्मक संगठन ढांचा ऐसे उपक्रमों के लिए लागू होता है जहां एक उत्पाद का निर्माण किया जाता है, एकल उत्पाद का निर्माण किया जाता है, और जो संगठन जो उपक्रम कई उत्पादों का, कई विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं वहां पर प्रभागीय संगठन ढांचा देखने को मिलता है। देखिए इसके अंतर्गत प्रबंधक होते हैं, प्रबंधकों के नीचे विभाग होते हैं और उन विभागों में कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्यात्मक संगठन ढांचा, जो प्रभागीय संगठन ढांचा होता है उसमें अलग अलग उत्पादों के अनुसार प्रभाग बने होते हैं और उनके अंतर्गत फिर कार्यों के अनुसार अलग अलग विभाग होते हैं। तो ये है कार्यात्मक और ये है प्रभागीय संगठन ढांचा। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।